नमस्कार डॉक्टर्स। तो फिर ऑनेस्ट रेसिडेंसी के एक और एपिसोड के सामने मैं आ चुका हूँ आपके सामने। ये ऑनेस्ट रेसिडेंसी का एपिसोड होने वाला है डीएनबी गाइनी ऑप्स के ऊपर। मेरे साथ हैं एक बहुत ही जानी मानी रेसिडेंट हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। वो सेकंड ईयर रेसिडेंट हैं और उनका नाम है डॉक्टर एकता शर्मा। उन्होंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन और उन्होंने यूजी अपना करा हुआ था राजस्थान से। फिर वो पूरा एक ओर से दूसरे ओर भारत का इन्होंने ट्रैवल करा और ये आई हैं पश्चिम बंगाल में अपना रेसिडेंसी को परस्यू करने के लिए। तो फिर हम लोग जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी है और फिर वो क्या चीज़ों को रिजॉयस कर रही हैं और क्या चीज़ों के लिए रिग्रेट कर रही हैं। जानेंगे हम लोग उन्हीं की ज़बानी। डॉक्टर एकता शर्मा। हाँ तो डॉक्टर एकता, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताइए। My name is Dr. Ekta Sharma and I am currently doing my post-graduation in obstetrics and gynecology from Havda District Hospital. It is situated in Kolkata and yeah. तो डॉक्टर एकता, आपने तो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करी थी राजस्थान से, फिर आपको यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत पड़ी? वहाँ पे आपका रैंक ऐसा था कि आपको नॉर्थ इंडिया में कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे थे, या फिर आपको लगा कि नहीं बंगाल में कटिंग ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ? So my rank was such कि I was not getting college in North India and I didn't want to take South India because of the language issue, and I was told कि here in Bengali is not very different from Hindi. So I thought of filling only the colleges from Kolkata, not from all West Bengal, just Kolkata colleges. और डॉक्टर एकता, ये भी है कि यहाँ पर जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हावड़ा में, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिशनर और ज़्यादा से ज़्यादा जो बोलने वाले वो लोग हैं वो मारवाड़ी क्राउड भी है। ठीक है, तो वो हिंदी भी अच्छे से समझते हैं और अच्छे खासे जो यहाँ पे जीएनओ प्रैक्टिस भी करता है वो भी एक मारवाड़ी क्राउड या फिर नॉन बंगाली क्राउड से आते हैं। तो लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इश्यू हुआ होगा, मगर आई गेस फूड को लेकर के कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा। Okay, let's talk about both the things, language and food. So about language, I didn't know this before कि I'll be getting a lot of Rajasthani or Marwari people here. That was a plus point for me when I came here. So all like 60-70% of my patients are Hindi speaking only, so I don't get much trouble. After 2 years, I now understand Bengali like 80%, 70-80%, and I can speak 30-40% Bengali. So I'm able to interact with my patients. And apart from this, about the food, I get all the North Indian food I get here, so not an issue for the food. अच्छा, and about stay? Stay, I was staying outside earlier, but we get proper accommodation from NB and government quarters are there. They are not, honestly speaking, they are not in very good condition, but recently they have redeveloped it, so now it's better. ओके, तो डॉक्टर एकता, आप ये बताइए कि जब आपने इतना सब चीज़ सैक्रिफाइस किया तो लोगों का मानना ये होता है कि आप जहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं कि वहीं से रेसिडेंसी करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि 1 साल का मैं ड्रॉप ले लेती हूँ एंड देन आई विल गेट अ सीट इन राजस्थान और समवेयर नियर माई लोकेलिटी, ताकि जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करूँ वहीं के ही पेशेंट्स को मैं वापस से कन्वर्ट कर दूँ प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए? Yeah, it's a good point. If I would be getting a branch there, मतलब वहाँ अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी होती कि मुझे थोड़ा, मैंने मॉप अप तक वेट किया था। आई जस्ट फोर्थ काउंसलिंग, दैट इज़ द फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग, कि इफ़ आई गेट अ सीट देयर, बट आई डिडंट गेट एंड आई वांटेड माय ब्रांच ऑब्स्टेट्रिक्स, आई वांटेड श्योरली, सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि let's do it 3 years of residency there, then for SRship and for fellowship I'll come back to my area, my region, and yeah, I didn't want to compromise on branch. That was the point. ओके, सो यू आर बेसिकली विलिंग टू गो फर्दर फॉर योर स्टडीज़ और आप फेलोशिप के लिए आप बहुत ज़्यादा वो भी हो, इंक्लाइंड हो। Yes. तो आपने लिया डीएनबी, ठीक है, तो आपका फर्स्ट चॉइस क्या था? डीएनबी था ही कि मतलब आपको आगे पढ़ना है तो डीएनबी में बॉन्ड नहीं सर्व करना पड़ेगा, तो डीएनबी आपको एक एज प्रोवाइड करेगा, या फिर आपको एमएस नहीं मिला इसलिए आपने डीएनबी लिया? My first choice was MS only. I filled all the ND-MS of 3 branches. I filled whatever was my preference. First OBGY, second ophthalmology, like this, and after that I filled DNB. Obviously, because of the obvious reasons. Previously, the senior doctors who are there, they prefer MS over DNB. But currently, I have felt this कि there is no much difference between MS and DNB. We get equal opportunities in private and government sector. Just the interview places, the places where there is interview, and on those basis,
The senior doctors, when they select, they prefer MS over DNB. That is the only thing. Otherwise, both degrees are same for me. I feel that. सो सपोज अ पर्सन या फिर सपोज अ पीजीटी वो चाहता ही नहीं है वो गवर्नमेंट के सेक्टर में रहे, वो प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो बेझिझक डीएनबी को लेकर परस्यू कर सकता है आगे, या फिर और भी कोई डिमेरिट है जिसको जानना चाहिए उसे? Actually, DNB is better for private practice. Many MS people, they do DNB after MS just to write DNB consultant after matlab, their name. It's a good degree to have in the private sector. So matlab, if MS people are doing a DNB after that, so it itself signifies कि DNB is a good degree. तो यहाँ पे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोड तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि यहाँ पे लोड अच्छा खासा ही है। हावेवर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नाम के लिए है, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पे लोड रहता है। तो यहाँ पे ड्यूटी आवर्स आपकी कैसी पड़ती हैं और कितने रेसिडेंट हैं यहाँ पे? Okay. So patient load is very much in Havra District Hospital. I feel the reason is in this area there is no other government hospital. Like in Kolkata, there are many medical colleges, so patients are divided. Here only one government hospital, so a lot of workload is there. But the other thing which you asked, sorry, what did you ask? मैंने बोला कि आपकी ड्यूटी आवर्स कैसी पड़ती हैं? Duty hours, right. So about duty hours, we have 6 units here. 6 consultants are there, and in all those there are 2 to 3 PGTs. 2 to 3 PGTs working under them, and we get 1 admission day in 1 week, 1 OPD, and 1 gynae OTs, the planned gynae OTs which are there. So we have 3 days working. In second year, this is I'm talking about second year. In first year, we have 2 units. So 2 admission days, 2 OPDs, and 2 gynae. So in first year it's all packed, but in second year we get sufficient time to study also. तो अगर किसी ने ड्रॉप ले रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा होता है प्रैक्टिकली जब आप काउंसलिंग में अटेंड कर रहे होते हो तो आपने 1 या 2 साल का ड्रॉप ले लिया है, और जिस हिसाब से हमारा ये जो नीट पीजी का अनसर्टेनिटी चल रहा है, ठीक है, एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते ही वो आजकल 1.5 साल में, ठीक है, ये सबको पता ही चल चुका है कि कितना वो कभी भी पोस्टपोन करा देते हैं, कभी भी काउंसलिंग में इतना डिले करा देते हैं कि आपका 1 साल कहाँ बीच में निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। तो जैसे जैसे अगर एज बाहर निकल रही है किसी की, ठीक है, तो क्या उसे डीजीओ अगर मिल रहा है कहीं पे, तो डीजीओ के साथ ले लेना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर उसे नहीं 1 साल वेट ही करना चाहिए, क्योंकि डीजीओ ऑफ कोर्स एट द एंड वो तो एक डिप्लोमा की डिग्री है और वो हमारे एमडी डीएनबी को मैच नहीं कर सकती। तो क्या डीजीओ पे आपका क्या से है? I have some friends who are doing DGO. Here also in Havra, there are 2 seats for DGO, and I think if you have dropped for 1 or 2 years and now you think कि my rank will not improve after 1 year of preparation, then you should take DNB. DNB is not, diploma. You should take diploma because that's not a bad degree. Just after diploma, you have to again invest 2 years of your career, and then you will be complete in that specialty. तो मतलब आपको डिप्लोमा लेने के बाद और 2 साल लगेगा, यानी कि टोटल 4 साल में 4 प्रॉपर साल डिग्री में, होगा। right. तो ऐसा नहीं कोई कर सकता कि 1 साल फिर से वो ड्रॉप ले ले और अगले साल फिर से डीएनबी निकाल ले? Yeah, if he has a confidence, he or she has a confidence that after 1 year of preparation, my rank will improve and I can get DNB or MS, then they definitely should. बट डॉक्टर एकता, यहाँ पे फिर से एक मेरा विरोधाभास बोलूँगा कि अगर किसी ने 1 साल का डीएनबी ड्रॉप लेकर के अगले साल वो डीएनबी ले रहा है, तो एट द एंड ऑफ द 4 साल उसको एक डिग्री मिली है, और अभी कोई डीजीओ कर रहा है और उसने 2 साल डीजीओ करा, फिर आके 2 साल उसने डीएनबी करा, तो 4 साल में उसे भी डिग्री मिल रही है। लेकिन जिसने डीजीओ करा उसके पास पेशेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, पेशेंट का क्राउड ज़्यादा होगा, और वो मेडिकल इकोसिस्टम को ज़्यादा समझ पा रहा होगा, जैसे कि वहाँ पे क्या एमआर कैसे आते हैं, कहाँ पे कितना पेशेंट लोड है, कौन से हॉस्पिटल में क्या प्रोसीजर है, ठीक है, कौन सा क्वैक मुझे पेशेंट ला करके देगा, कौन सा पेशेंट को मुझे क्या वैक्सीन देनी है, कौन सा लोकल पीडियाट्रिशियन है जिसके साथ मुझे टीम अप करना है, तो वो क्या डीजीओ के पास एक एडवांटेज नहीं हो जाएगा ड्रॉप लेने वाले के कंपैरिजन में? Okay, I feel DGO plus secondary DNB which is there, like 2 years course. I think you get exposure from 2 institutes, Yes. 2 different type of patients you can deal with. Yes. So yeah, 1 year edge है वो, you can deal with more amount of patients, more different type of patients. Overall, it will, it's not much of a difference. I feel both are kind of same only. But you have to give one more competitive exam. That is also there, na? After diploma, you have to give one more PDCET. There is an exam, and in that you have to crack, and after that you will get into secondary DNB. So if you don't get a good rank there, you have to again drop for 1 year.
दैट 1 year or 6 months. और वो whatever तो it is. कंडीशन फिर भी है ना, जैसे कि PDCET निकालना मतलब फिर भी एक आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ईजियर हो Easy है। जाएगा कि नीट पीजी निकालने से? और हाँ, नीट पीजी में definitely। तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है, हाँ। पता नहीं गवर्नमेंट फिर से पेपर चेंज कर दे। और इस बार का डॉक्टर एकता क्या हो रखा हुआ है, मैंने इतने सारे जूनियर से अपनी बात करी कि सारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने बोला कि सर हमारा जीटी में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा था, हमारा लास्ट ईयर इवन बेटर रैंक था और इस साल बहुत रैंक पीछे हो गया है। तो रैंक में तो कोई वो है ही नहीं, पारदर्शिता है ही नहीं। और एनबी तो मतलब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तक हाजिरी जा चुकी है और वो लोग कोई भी चीज़ वो रिलीज़ नहीं कर रहे। तो मैं आपसे बस एक प्रैक्टिकल एडवाइस ये जानना चाहूँगा कि कोई इस ईयर ड्रॉप ले ले, ठीक है, या और अगले साल फिर से डीएनबी या फिर एमएस के लिए ट्राई करे, या फिर इस ईयर वो डीजीओ ले ले और नेक्स्ट 2 साल के बाद देखा जाएगा कि पीडीसीईटी में क्या होता नहीं होता। एटलीस्ट उसके पास कुछ तो अर्निंग होगा, ब्रेड एंड बटर होगा। तो आपका क्या इस पर ओपिनियन है? मुझे लगता है कि अगर डिप्लोमा मिल रहा है और यू आर काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड ये प्रिपरेशन Yes. से, तो हाँ ले लो, डिप्लोमा ले लो, बेटर है। एंड आफ्टर 2 years गिव एन एग्जाम एंड पीडीसीईटी इज डेफिनेटली ईजियर, यू विल डेफिनेटली गेट सम सीट इन सम रीजन ऑफ इंडिया। हाँ, डॉक्टर एकता, ऐसा तो नहीं है कि मेरे मतलब इतने सारे मतलब मैंने लीडिंग स्टेटमेंट आपसे पूछी तो फिर आपने अपना चॉइस बदल दिया या फिर अपने माइंड को बदल दिया और आप ऐसा कुछ कर? ओके, आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों ही डिग्री अपनी जगह सेम सी हैं, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है डिप्लोमा और डीएनबी में। बस ये है कि हाँ, वो नीट पीजी का इतना कम्बरसम प्रोसेस है कि एक बार यू शुड गेट आउट ऑफ दैट रेस एंड यू विल फील अ लिटिल एट पीस। दैट्स व्हाई आई सेड दिस। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ पे ड्यूटी आवर्स, तो मैं फर्स्ट ईयर में तो मैं नहीं बोलूँगा कि आपने बताया सेकंड या थर्ड ईयर में आपको पढ़ने का टाइम मिल जा रहा है, बट ड्यूटी आवर्स ऐसी भी नहीं है कि जो कि हर कोई कर पाए। तो जब भी इतना ज़्यादा पेशेंट लोड होता है और ख़ास करके सर्जिकल ब्रांचेस जहाँ पे हैंड्स ऑन कितनी बातें हो रही होती हैं, तो वहाँ पर अगर आप एक दूसरे स्टेट से आ रहे हैं जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, मोस्ट ऑफ दी जो कंसल्टेंट्स होंगे वो आपके लैंग्वेज को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो बाय दैट ह्यूमन इंस्टिंक्ट थोड़ा सा वहाँ पे वो हो जाता है, भेदभाव की भावना आ जाती है और थोड़ा सा टॉक्सिसिटी भी जन्म लेने लग जाती है वहाँ पे। तो ऐसा कोई चीज़ आपने जो फेस करा हो टॉक्सिसिटी, जो आप बताना चाहोगे? Like we have 6 consultants, so all are not same, all humans are not same, we Yes. can say that, right? So थोड़ा बहुत कहीं पे मुझे लगा कि हाँ, कोई कंसल्टेंट थोड़ा सा कभी फेवर कर रहा है, बट लकीली द 2 units which I got, I almost always got same amount of respect and same amount of, my consultant was very respectful, very मतलब soft speaking towards me because I came from a different state. अच्छा, So I don't think there is toxicity in this hospital, I can say that. I don't know about other hospitals in Kolkata, but मेरे hospital में toxicity नहीं है. The people here who are Bengalis also, they are very sweet, working environment is very good. The first thing which I tell my juniors always is कि you can prefer this place if you want less of toxicity and you want friendly people, then Bengal is your place. बट जिस हिसाब से बंगाल का मतलब अभी मीडिया में वो आ चुका है, एक एक्सपोजर आ चुका है कि नहीं यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे इतना पीजीटीज़ को इतना ज़्यादा, आपको रिसेंट इंसिडेंट का अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के बोलूँ तो क्या आपने मतलब ऐसा सेम इंसिडेंट कभी फेस किया है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अगर कोई मेरी जूनियर आएगी तो मैं उसको बंगाल में आने के लिए मना करूँगी, या फिर अगर आपके कोई कज़न है या फिर आपके कोई एकदम ही कॉलेज की इमीडिएट मेरी जूनियर सिस्टर है, है, if you say. आपकी सिस्टर हैं, तो फिर Okay. आप उनको क्या एडवाइस करेंगे You're बंगाल में? talking about RG का incident? हाँ, आरजीकर इंसिडेंट। आप Okay. एज अब वो आरजीकर में कॉलेज ले मिले या ब्रांच ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एज अ बंगाल में वो आने के लिए आप क्या उनको आप बताओगे? अच्छा, अगर एक तो मेरा हॉस्पिटल और वो जो मेडिकल कॉलेजेस का जो कल्चर है, जो कोलकाता के मेडिकल कॉलेजेस है, आई हैव हर्ड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आई हैव हर्ड देयर इज़ अ थ्रेड कल्चर देयर. Those things are not present in my hospital. So talking about here, you don't get any मतलब toxic behavior from people, or so here it's good, but in medical college I can't say much about it because I don't know. हाँ. डॉक्टर एकता, फिर बात यहाँ पे ये भी आ जाती है ना कि डीएनबी पे मतलब आपके जो कंसल्टेंट्स हैं या फिर जो आपके जो सीनियर्स हैं उनका आप पे इतना आपका होल्ड नहीं होता,
क्योंकि जो डीएनबी की गवर्निंग बॉडी है उससे लोग कहते हैं कि वो एक रोबोट है, एक भगवान है, वो किसी को रिप्लाई नहीं करती, वो ऑटोनोमस अपना ही सब कुछ चला रही होती है। ठीक है, आपके थीसिस वीसिस से सब कुछ लेना देना मतलब उसी गवर्निंग बॉडी का एनबीएमएस जिसको कहते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर एमएस की अगर आप बात करोगे तो सारा का सारा आपका पास फेल, आपका हैंड्स ऑन सब कुछ डिपेंड कर रहा है डिपार्टमेंट पे। ठीक है, तो फिर वहाँ पर एक टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, आप ये मानते हैं? हाँ, ये मैं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एमएस में रेगुलेशन पूरा उन्हीं के कंसल्टेंट के ऊपर होता है, तो यू हैव टू काइंड ऑफ बी इन गुड टर्म्स विद देम समहाउ, मतलब कुछ भी जैसे भी अच्छा काम करके या थोड़ा सा जैसे भी फेवर उनको थोड़ा सा करना होगा। उसके अलावा जैसे यहाँ डीएनबी में ये अच्छा है, दो चीज़ें अच्छी, एक तो बॉन्ड नहीं है, तो 3 years यू कैन गो टू योर स्टेट अगेन। एंड दूसरा चीज़ ये कि हमारा जो वर्किंग आवर्स है, वर्क है, वो सब करने के बाद में कंसल्टेंट्स या गाइड से उतना हमें कोई मतलब फेवर नहीं चाहिए कि हमें वो पास कर दें या ऐसा कुछ है। सो हाँ, इफ़ आई विल से सम मतलब माई जूनियर्स इन नॉर्थ इंडिया टू टेक सम मेडिकल कॉलेज इन वेस्ट बंगाल इज दिस की if you are comfortable with the Bengali language and all, which you will be, like हिंदी बंगाली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कंसल्टेंट प्रेशर तो होगा थोड़ा। आई थिंक विच इज़ देयर इन ऑल ऑफ द इंडिया, यू कैंट से कि दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। यस यस यस। सो नॉट देखिए मैं भी तो वेस्ट बंगाल से हूँ, तो मेरा भी एक थोड़ा सा इंक्लिनेशन तो है कि वेस्ट बंगाल को जिस हिसाब से मीडिया पोर्ट्रे कर रही है तो वैसा बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, एक इंसिडेंट जो हो रखा हुआ है वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था, वो आना था बाहर, वो आ चुका है। ठीक है, और मोस्टली मतलब जो छोटे मोटे जो टॉक्सिसिटी होती हैं वो हर एक कॉलेज में प्रिवेल करती हैं। हावेवर डीएनबी में सॉफ्ट टॉक्सिसिटी ज़्यादा है और एमएस के अगर कॉलेज में अगर आप देखेंगे तो हार्ड टॉक्सिसिटी वहाँ पे ज़्यादा है। हावेवर सॉफ्ट टॉक्सिसिटी तो हर जगह ही है। और एक और मुझे डिमेरिट लगता है डीएनबी चूज़ करने का, जैसे कि आपका जो कोर्स है आपको पास करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मतलब एज़ कम्पेयर टू एमएस वाले डिग्रीज़ के लिए। तो फिर क्या होता है ना कि जब हमारे को जो डीएनबी होती है हर साल की 30 लीव्स को वो ग्रांट करता है। ठीक है, और आपने मतलब पहले साल में अगर आपने 15 लिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगले साल में 15 को कैरी फॉरवर्ड करें। थर्ड ईयर में आपको फिर से 30 लीव्स ही मिलेंगे। तो आपके प्री एग्ज़ाम से पहले मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आप नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको फिर 30 लीव से ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो भी तभी मिलेगा जब आपने पहला पूरा कोई साल में लीव नहीं लिया हुआ है। तो फिर आपको लीव्स के लिए भी डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है कंसल्टेंट पे। ठीक है, या फिर आप कैसे मैनेज करेंगे ये सारी चीज़ें, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। और लोग ये भी एक कारण है कि लोग डीएनबी को इजीली पास नहीं कर पाते। और एक ये भी कारण है कि जो एमएस करने के बाद जो डीएनबी करते हैं लोग, वो तो आराम से घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, वो आराम से वो जब डीएनबी को अपीयर करते हैं तो उनके लिए पास करना आसान होता है। लेकिन अगर आप प्राइमरी डीएनबी में हैं तो आपको काम करते हुए बिना किसी लीव के उतने ही प्रेशर के साथ आपको तैयारी करनी है। तो आप इसको डिमेरिट मानते हैं या फिर आप इसके पास आपका कोई डिफेंस है कि आप इस चीज़ को कैसे टैकल करें? सो या यू आर राइट कि डीएनबी का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है देन एमएस एग्ज़ाम, क्योंकि वो एक तो होम एग्ज़ाम होता है। डीएनबी में तुम्हें बाहर जाना होगा, तुम्हारा जो प्रैक्टिकल है वो भी बाहर किसी स्टेट में होगा, सेम स्टेट में नहीं होता है। तो हाँ, इट्स अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम टू पास, बट उससे ये है कि यू गेट टू स्टडी मोर, यू गेट टू लर्न मोर, तुम ज़्यादा एफर्ट करते हो उसके लिए। तो दिस इज़ ऑल आई थिंक अबाउट इट। बट टॉकिंग अबाउट लीव्स, व्हाट यू आर सेइंग इज़ इन माय हॉस्पिटल इफ़ आई से फर्स्ट ईयर में काम वर्कलोड ज़्यादा है तो पढ़ाई का टाइम मुझे नहीं मिला फर्स्ट ईयर में, बट सेकेंड ईयर में बिकॉज आई हैव 3 वर्किंग डेज एक्चुअली, और अदर 3 कभी कभी जाना होता है, हमेशा नहीं जाना होता है, तो हम पढ़ पाते हैं उसमें। और लीव्स का ये जो 30 डेज वाला है, दिस इज़ नॉट एक्चुअली एप्लीकेबल इन माई हॉस्पिटल इफ़ आई ऑनेस्टली से। यहाँ पे तुम अपने कलीग से भी मैनेज कर सकते हो, यू कैन गिव रिप्लेसमेंट्स एंड वो सब हो जाता है। 30 डेज़ का कुछ फिक्स नहीं है, बिकॉज वीक में तुम्हें 2 दिन अगर लीव मिल रही है तो 30 डेज़ का क्या, वी डोंट काउंट दोज 30 डेज एज लीव्स ऑनेस्टली। We give replacements and then I do the work of other colleagues somehow when he needs or she needs that. देखिए डॉक्टर एकता, आप एक और मैं आपसे सामने थोड़ा सा डिफ़िकल्टी प्रश्न डालूंगा, क्योंकि और आपने सारे प्रश्नों का मतलब बहुत ही ऑनेस्टी पूर्वक आंसर दिया, तभी मैं क्वेश्चन आपके सामने डाल रहा हूँ। जैसे मोस्ट ऑफ दी जो गाइनी ऑब्सलेयर है तो वो तो एक फीमेल ओरिएंटेड ब्रांच है, इसमें तो हैंड्स अप एंड से कि मतलब हाँ ये फीमेल ओरिएंटेड ब्रांच है। और फीमेल्स का मतलब हमारे समाज में एक बहुत सारा प्रेशर होता है कि सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, उन्हें शादी कर लेनी है। तो आपको लगता है कि ये जो ब्रांच डीएनबी है
ठीक है। कोई डीएनबी में आने के बाद आप अपने कॉलेज का भी बता सकते हैं, अपने हॉस्पिटल का भी बता सकते हैं। तो कोई ऐसा है कि उसे वो अपनी फैमिली के बारे में भी सोच सकता है, उसको टाइम मिल जाएगा उसको शादी करने का, ठीक है। या फिर एक वर्क लाइफ बैलेंस जिसको कह सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस में तो मतलब एक बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट हो गया। लोग वर्क को समझते हैं और लाइफ का मतलब उनके आजकल डॉक्टर्स की लाइफ कुछ बची नहीं है। उनको लगता है घर पे थोड़ा सा मैं जा करके पाँव फैला के सो जाऊँ, हल्का फुल्का मैं एक दो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देख लूँ, तो उससे मेरा मेरा लाइफ का कंप्लीट हो गया। मगर लाइफ तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में भी नापे जा सकते हैं। तो बताइए, बस मुझे इतना बताइए कि वर्क लाइफ बैलेंस को कोई फीमेल कैसे ऑपरेट करेगी इस फील्ड में आकर। सो डेफिनेटली ऑब्स गाइनी एक हेक्टिक ब्रांच मानी जाती है और सही भी बात है। वो मुझे एंटर होने के बाद भी पता चला कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी करनी है और लंबे टाइम के लिए। बस ये है कि सुपर स्पेशलिटी हमारी ब्रांच में ज़रूरी नहीं है। तो अगर मर्जी है तो फेलोशिप या सुपर स्पेशलिटी कीजिए, वरना इसके बाद ही यू आर अ फुल फ्लेज डॉक्टर, यू कैन प्रैक्टिस। इफ़ वी टॉक अबाउट बैलेंस इन दैट थिंग, if a person wants to have a lot of life apart from your work, then OBGY थोड़ा सा सोच के लेना चाहिए। OBGY में उतना तुम्हें टाइम शायद नहीं मिले चीज़ों के लिए, बट उसमें भी तुम क्रिएट कर सकते हो। इफ़ यू डोंट डू प्राइवेट प्रैक्टिस, यू डू ओनली गवर्नमेंट वर्क, देन यू विल गेट सफिशिएंट टाइम आफ्टर दैट। मेरा कहने का मतलब है कि कोई अगर रेसिडेंसी ले रहा है तो वो उस एक एज ग्रुप में है जहाँ पे वो ही और शी इज ट्राइंग टू गेट मैरिड ऑल्सो, ठीक है। आप 25 प्लस के ही होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है, आप पे एक लगता है कि नहीं मैं रेसिडेंसी के दौरान ही शादी कर लेती हूँ। तो क्या एक सही डिसीजन होगा रेसिडेंसी के दौरान शादी करने का, या फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा होगा, या फिर हम लोग देखिए मुझे लगता है जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये हो सकता है मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, बट आई थिंक कि शादी सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है रेसिडेंसी से भी ज़्यादा। तो उसमें गलत चॉइसेस नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इतना टाइम मिल पाएगा कि मतलब कोई सामने, और शादी भी एक ही बार होगी। लोगों की कुछ इच्छाएं होती हैं कि मतलब मैं अच्छे जगह से लहंगा खरीदूं, या फिर मैं अच्छे जगह पर शादी करूं, ठीक है, अच्छे जगह से जेवर, मतलब इट्स देखिए ये तो मूलभूत चीज़ें हैं। हाँ, और ये डॉक्टर्स हम लोग ये सारी चीज़ों को हम लोग भुला चुके हैं। हमें लगता है कि नहीं हमारे लिए ये चीज़ें बनी ही नहीं है, लेकिन हम लोग क्या इस चीज़ के लिए कंसिडरेशन भी डाल सकते हैं इस ब्रांच में आने के बाद। ओके, सो अगर शादी वाली बात है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि एकेडमिक्स पूरा ख़त्म करने के बाद, लाइक MBBS एंड PG ख़त्म करने के बाद आई गेट इनटू दिस मैरिज एंड हैविंग किड्स एंड ऑल दैट। यस, क्योंकि ये थोड़ा तो आपको इम्पैक्ट करेगा आपकी स्टडीज़ पे या आपके वर्क पे, तो यू विल नॉट बी एबल टू लर्न प्रॉपरली। इफ़ वी गेट किड्स, इफ़ यू गेट मैरिड ड्यूरिंग PG एंड यू हैव किड्स, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स ऑल्सो। तो काम पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। तो आई प्रेफर दैट but some of my colleagues are having kids during this period only, so they are actually matlab suffering kind of, honestly speaking, because if you are during your pregnancy, then it's a difficulty. If you are during your gestational phase, then it's also a difficulty. Marriage is not such a big problem. You can get married during the free period, which is kind of second year, is not that of a burden, because you don't have to work too hard and you don't have to study too much in second year. So you can think of getting married in second year, but don't plan kids in PG shape. I would prefer that. थैंक यू डॉक्टर एकता, आपने एक्चुअली में मतलब बहुत ऑनेस्टी के साथ आंसर्स को टैकल किया। और मैं बस एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप ऑफ कोर्स अपने स्कूल लाइफ में आप बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट रहे होंगे, फिर आपने कॉलेज में भी अच्छा खासा परफॉर्म किया होगा, फिर आपने फिर यहाँ उतने सैक्रिफाइस ही है क्योंकि आप अपने फैमिली को छोड़ करके फिर आप यहाँ पर आए, यहाँ पर फिर आपने एडजस्ट किया। यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद भी आपने डिफरेंट टाइप की टॉक्सिसिटी को झेला, ठीक है। अब आप क्या मतलब लगता है कि यहाँ से निकलने के बाद लाइफ बेटर हो जाएगी, या फिर अभी भी क्वायरी मार्क है, या फिर अभी भी एक ऐसा चीज़ है एक ऐसा शैतान अभी भी मार्केट में घूम रहा है जिसका नाम है सैचुरेशन, वो आपको मिलेगा? सैचुरेशन तो डेफिनेटली मिलने वाला है क्योंकि आई एम थिंकिंग टू प्रैक्टिस इन माई होम सिटी जयपुर राजस्थान। सो देर आर डेफिनेटली अ ग्रेट ऑब्स्टेट्रिशियंस देयर, सो सैचुरेशन है। बट आई स्टिल फील कि आफ्टर डूइंग दिस स्पेशलिटी आई विल बी इन अ स्टेबल प्लेस ऑफ अर्निंग एंड टू लीड अ बेटर लाइफ। Then if I choose different specialty, honestly I'm fond of this medical field, being a doctor, so I'll say in this aspect only. And
I will be able to earn enough to sustain my life. So that's it. That's what I want to say. हाँ. तो यानी कि आप कहना चाहते हो कि सामने वाले को अपना होप्स हाई नहीं रखना चाहिए, Hopes high about. गेटिंग अ हेफ्टी इनकम, ठीक है, या फिर गेटिंग मतलब बहुत सारी सर्जरीज, ठीक है, महीने के 3-4 लाख ऐसा समथिंग, और एक अच्छी गाड़ी, एक अपना खुद का फ्लैट, ये सब चीज़ें होने में कितना टाइम लग जाएगा? Okay. What I have heard from senior people and everyone is कि you can earn, doctor is a field, you can earn whatever amount you want, Yes. honestly. Yes, yes. But उसमें कितने hours आप devote कर रहे हो to work, वो change हो जाएगा. You have to give 4-5 hours to your private practice, even more than that. And you will not have family time. So if you are ready to do that, you can earn, मतलब there is no barrier to it. You can earn any amount of money. So doctor is that kind of field. And my father also says this, he is in medical field only, कि doctor अपनी earning पे barrier खुद लगाता है. अच्छा, अच्छा. कि this is my barrier, I don't want to earn more than this, So and so I you are want not a family. first generation doctor. Actually, my father is in nursing. He's a nursing staff. अच्छा, अच्छा, So अच्छा. my Okay. mother also is. तो you are a first generation doctor. Yeah, I'm तो first generation. तब तो आप एक्चुअली में अच्छे कैंडिडेट, तो मुझे थोड़ा सा डर लग गया था कि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर से मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो शायद उनके ओपिनियन थोड़े से बायस्ड हो जाएंगे, बट ऐसा बात नहीं है, ठीक है. आपने फिर ऐसा सोच रखा है कि मतलब आप यहाँ से निकलने के बाद आपका खुद मतलब लाइक आप यहाँ से निकल गए, आपने अच्छी सी फेलोशिप भी ले ली, आप अच्छा खासा आपके डिग्रीज बढ़ चुके हैं, ठीक है, अच्छा खासा प्रैक्टिस होने लगा है, फिर फ्यूचर में आप कहीं ना कहीं तो स्टैंड करते होंगे ना, मतलब 10 साल बाद आप क्या सोचते हो कि आपका खुद का एक नर्सिंग होम होगा, या फिर आपका खुद का एक हॉस्पिटल होगा, या फिर नहीं मुझे एक चिल लाइफ चाहिए, मैं बस एक कॉर्पोरेट के साथ अटैच्ड हो जाऊँ, मुझे कुछ एक इनकम आती रहे और एक सामान्य सी लेकिन हैप्पी लाइफ जीती रहूँ, मैं हैप्पी फैमिली लाइफ जीती रहूँ. तो आप क्या इमेजिन करते हैं? ओके, माय टेक ऑन दिस इज़ कि मुझे थोड़ा बैलेंस्ड और चिल लाइफ चाहिए. Yes. तो चाहे मैं ऑब्सगाइनी ब्रांच में हूँ, विच इज़ समथिंग पीपल फील कि बहुत काम करना होगा, तुम्हारा तो कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगा, बट आई स्टिल बिलीव कि I want to travel the world also. I want to spend time with my family also. So my planning will be like this: कि work भी हो, because I like my work, what I do, and there should be a balance. So I don't want to earn a lot of money, just the money which can sustain a good quality life for me. तो मैंने जहाँ तक सारे के सारे मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डॉक्टर साहब के सामने डाल दिए थे, ठीक है, डॉक्टर एकता के सामने, और इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईमानदारी के साथ ही आंसर करा है. और मैंने अपने मिडिल क्लास इंस्टिंक्ट्स को भी बहुत ज़्यादा क्यों क्या कह सकता हूँ मैं उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करी कि यार कहाँ से पैसा आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन डॉक्टर साहब के जो आंसर्स थे सारे वेल बैलेंस्ड थे और यथार्थ को रिसेंबल करने वाले थे, ठीक है, जो रियलिटी है. और डॉक्टर साहब मैं ये फील करता हूँ जनरली क्या होता है ना कि हमारे लोग मतलब ये मेडिकल कॉमेडी में ना मैं एक ये मेरा खुद का ओपिनियन है और मैंने बहुत लोगों को कंसल्टेंसी दे भी रखी है, तो मुझे आइडिया लग चुका है कि आपका करियर एक होगा, रिलेशनशिप एक होगा, हेल्थ एक होगा, ठीक है, बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं. आप किसी एक एस्पेक्ट में 100% दे दोगे तो दूसरा एस्पेक्ट ऑफकोर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है. तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि करियर को आपने 100% दे दिया तो यार करियर तो आपका बॉस तो फिर भी ऐसे ही रहेगा कि यार तुमने 100% दिया, अभी भी मेरे को कम पड़ रहा है तो 200 दे, ठीक है. आपका जो फैमिली लाइफ होगा, आपकी वाइफ भी बोलेगी तू मुझे भी 100% दे, ठीक है, आपके बच्चे बोलेंगे हाँ मुझे भी 100% दे, सभी का एक डिमांड रहता है. लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच होकर जाना चाहिए. आपको हेल्थ में भी 70-80% अचीव करना चाहिए, 60% आपको रिलेशनशिप्स में भी अचीव करना चाहिए, 70-80% आपको एक करियर में भी अचीव करना चाहिए, ताकि आप सब चीज़ों के मज़े ले पाए, ठीक है. और यही चीज़ है जो कि मतलब आजकल का जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है ये मिस आउट कर जा रहा है, ठीक है. वो करियर पे इतना ज़्यादा फोकस हो जा रहा है कि अपने ना हेल्थ पे ध्यान दे पा रहा है, ना ही रिलेशनशिप्स पे ध्यान दे पा रहा है, और इसकी सफरिंग हो ही रही है. जैसे कि आपने रिसेंट इंसिडेंट भी सुना होगा, जो रैंक 1 थे, ठीक है, उन्होंने भी वो MAMC में जाकर के इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, बहुत ही दुखद था. तो अगर हम लोग इन सब छोटी छोटी मूलभूत चीज़ों पे भी अगर हम लोग ध्यान देना शुरू कर दें तो हमारी लाइफ एक बहुत बेटरमेंट की तरफ चली जाएगी. और मुझे तो लगता है जहाँ तक मैंने डॉक्टर साहब से भी बात करी तो उनके भी बातों से मुझे लगा कि देखो इन्होंने भी अच्छा खासा एजुकेशन किया है, अभी इन्होंने अच्छा खासा त्याग भी कर दिया, लेकिन इनको भी वही एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए. ये भी किसी एकदम पोलराइज्ड होकर के अपना व्यू नहीं दे रही हैं. डॉक्टर साहब आपका क्या विचार है इस पर? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बैलेंस है वो ज़रूरी होता है.
बट ये भी सब्जेक्टिव आइडिया हाँ, ये है। भी। तो किसी किसी को है कि मुझे तो सर्जरीज करने में इतना ही मज़ा आता है कि मैं 12 घंटे या 14 घंटे सर्जरीज करता ही रहूँ। हाँ। तो वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। अगर उसे लाइफ अपनी ऐसे ही जीनी है कि मुझे यही करना है, मुझे ज़्यादा लोगों से, पर्सनल लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मुझे अपना काम पसंद है, तो वो उसके लिए अच्छा है। हाँ। और ऐसे लोगों की हमारे को बहुत ज़रूरत है। हम अपना फ्यूचर में जब नर्सिंग होम खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, तो हमें भी तो कोई चाहिए जो अपना पूरा जूस हमारे हॉस्पिटल को दे दे। ठीक है। तो फिर इसी के साथ मैं डॉक्टर आलोक तिवारी और मेरे साथ हैं डॉक्टर एकता शर्मा। ठीक है। तो ये ऑनेस्ट रेसिडेंसी का एक नया एपिसोड, और ये बहुत ही शानदार एपिसोड था। मतलब ऐसा मत सोचना कि मतलब ओबीजी गायनी का मैंने एक एपिसोड ले लिया था। हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग है, हर किसी का जीवन अलग है। किसके साथ आप मैच करते हो, किसके साथ आप वाइब करते हो, 100% तो नहीं करोगे, मैक्सिमम किसके साथ करते हो, उसी विचारधारा पे आप आगे बढ़ जाओ। यही मेरी पहल है, यही मेरी कोशिश है, यही मेरा प्रयास है। और अगली बार हम लोग वापस से मिलेंगे किसी एक नए रेसिडेंट के साथ रेडियोथेरेपी लाइन में। ठीक है। तो अगर तुम्हें रेडियोथेरेपी का भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करो, कम से कम 400 लाइक कर दो, और तभी मैं रेडियोथेरेपी का वीडियो निकालूंगा भाई, क्योंकि रेडियोथेरेपी वाले रेसिडेंट इतनी जल्दी मिलते नहीं है। रेडियोथेरेपी, न्यूक्लियर मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, इतने ये सब रेसिडेंट बहुत ही दुर्लभ हैं। समाज में एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उन्हें ढूंढ करके आपके सामने लेकर के आना और उनके ऑनेस्ट ओपिनियन को आपके समक्ष रख पाना, ठीक है, सिर्फ डॉक्टर आलोक तिवारी ही कर सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी पहल को पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर्स।